स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज सर और मैं हूं मनोज कुमार। आइए आज के इस लाइव क्लास में, ये लाइव क्लास जो 8:30 बजे से प्रारंभ होती थी, आज इसको थोड़ा सा पहले 7:15 बजे के सेशन से ही स्टार्ट किया गया, 7:15, लेकिन 2-4 मिनट लेट से। आइए हम लोग अब देखते हैं आज का जो हमारा लाइव सेशन का क्लास है उसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो आज का लेक्चर 4 है, इस लेक्चर 4 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से हमारा जो मुख्य रूप से मुख्य उद्देश्य धातुओं का निष्कर्षण। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि हमारा जो ये धातु है, इस धातु में हम लोग 4 धातु के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि 4 धातु के बारे में डिटेल से हम लोगों को जानना है। एक था एल्युमिनियम, दूसरा था कॉपर, तीसरा जस्ता और चौथा लोहा। तो हमें इन 4 धातुओं के बारे में डिटेल्स में जानना है, समझना है कि कैसे इसका निष्कर्षण किया जाता है। इस निष्कर्षण से पहले लेक्चर 1, 2, 3 में हम लोग डिटेल में जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस तरह से खनिज से अयस्क और अयस्क से विभिन्न प्रकार के अशुद्धियों को हम लोग दूर करते हुए उनमें सांद्रण प्रोसेस, फिर सांद्रण के बाद हम लोग ऑक्साइड के रूप में, और फिर उस ऑक्साइड से धातु, और धातु के बाद फिर उसका शोधन रिफाइनिंग करते हैं नहीं, और अंततः हम लोग उस धातु को निष्कर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हम लोगों ने 4 प्रोसेस को पढ़ा, चारों को देखा, मेटलर्जी के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को जाना। आज हम लोग बारी बारी से उन सब के बारे में देखते हुए उन्हीं के उपयोग से इस 4 धातु के निष्कर्षण को हम लोग देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्युमिनियम पे चर्चा करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर 4 में हम लोग एल्युमिनियम पर चर्चा करेंगे। पहले एक धातु को हम लोग देखेंगे। आज का ये एल्युमिनियम को समझते हुए जैसे ही हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो कल के लेक्चर में फिर हम लोग 2 धातु के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्युमिनियम है, इस एल्युमिनियम के बारे में देखते हैं कि क्या है ये एल्युमिनियम और किस तरह से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एल्युमिनियम के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये जो एल्युमिनियम है, ये जो हमारा एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम आप लोगों ने देखा होगा कि ये एल्युमिनियम इस तरह का पाइप, एल्युमिनियम का पाइप इस तरह से बड़ा बना हुआ या छोटा सा इस तरह से, ये बड़े से पाइप, इन सब के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। निश्चित रूप से ये एल्युमिनियम का पाइप है। ये एल्युमिनियम का बना हुआ इस तरह की, ये देखते हैं, ये स्ट्रक्चर सब आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सभी क्या है? एल्युमिनियम है ना। ये एल्युमिनियम हम लोग किस तरह से प्राप्त करते हैं, आइए आज हम लोग एल्युमिनियम के बारे में जानने की कोशिश करें कि ये एल्युमिनियम हम लोग किस तरह से प्राप्त करते हैं। इस एल्युमिनियम को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जरा सा एल्युमिनियम का पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, इसके पोजीशन के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 13 है, 13 है, और परमाणु भार हम लोग 27 यानी 27 लेके चलते हैं, 27 होता है। ये 26 पॉइंट कुछ अप्रॉक्सीमेट 27 मानते हैं हम लोग। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, है ना। निश्चित रूप से आप लोग जल्दी से इसको आप निकाल पाते हैं, जानते हैं इसके बारे में। जल्दी से क्या कीजिए, इसको देखिए तो थोड़ा सा जल्दी से हम लोग इसका ग्रुप पीरियड निकाल लेते हैं। निकालिए तो सभी जल्दी से, और निकाल कर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि एल्युमिनियम का ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा और ब्लॉक क्या होगा। जल्दी से बताइए तो आप सभी स्टूडेंट्स जल्दी से हमें बताइए कि इसका क्या होगा। यहाँ जो इसका ग्रुप है, पीरियड है और ब्लॉक है, इसका निर्धारण हम लोग कैसे कर लेते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसको जल्दी से करके देखिए।
कितना टाइम लग जाएगा? चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, ये जो हमारा एल्युमिनियम है, इस एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, यहाँ देखते हैं इसकी परमाणु संख्या 13 के आधार पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 है। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर हम पाते हैं कि इसके लास्ट में p ऑर्बिटल है ना। यहाँ इसके लास्ट में क्या है? p है। ऐसी स्थिति में जो इसका, हाँ बहुत अच्छा, इतना टाइम लग गया आपको ब्लॉक निकालने में। इसका जो ब्लॉक होगा वो होगा p। इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से आपको बता देना था। इसका जो ब्लॉक होगा क्या होगा? p होगा। अब आइए इसका देखते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये p ब्लॉक में होने के कारण हम सभी जानते हैं कि s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। ऐसे भी यह तीसरे ऑर्बिट में है, तो तीसरे ऑर्बिट में जो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 1 3, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका 3। और जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? रोमन में लिखेंगे तो 3, और p में हो रहा है इसलिए हो जाएगा a। या चूंकि यह p में गया है, d के बाद p आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 13। तो ग्रुप हो जाएगा 3a या 13। वैलेंस ऑर्बिट देखिए, वैलेंस ऑर्बिट इसका हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिट ही वैलेंस ऑर्बिट, तो ये 3 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में जो इसका पोजीशन है वो हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में यह p ब्लॉक में है, तीसरे थर्ड a या 13 ग्रुप में है, और पीरियड जो इसका हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, है ना। पीरियड इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये तीसरे पीरियड का सदस्य है। आइए चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ये एल्युमिनियम के बारे में अभी देख रहे थे। ये एल्युमिनियम हमारा जो एकदम सफ़ेद चमकता हुआ इस रूप में दिखाई दे रहा है, यह एल्युमिनियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा इसका हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। इससे बहुत सारे बर्तन वर्तन भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ बनाई जाती है। तो इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, आज का हमारा यही टॉपिक है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इसका हम लोग निष्कर्षण का प्रोसेस देखें कि किस तरह से एल्युमिनियम का हम लोग निष्कर्षण करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, मेटलर्जी को पढ़ने से पहले जब हम लोग पढ़े थे कि खनिज, अयस्क, ये सब क्या होते हैं, तो उस क्रम में हम लोगों ने जाना था कि कोई भी तत्व है वह अर्थ क्रस्ट में 2 रूपों में होता है, या तो वो मुक्त अवस्था में होगा या संयुक्त अवस्था में होगा, है ना। तो ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये किस रूप में पाए जाते हैं? संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये संयुक्त रूप में पाए जाएंगे, ये संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, अर्थात इसका क्या होगा? यह अयस्क रूप प्रकट करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इस एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। इसके प्रमुख अयस्क सबसे पहला हम लोग देखेंगे बॉक्साइट। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, बॉक्साइट का सूत्र क्या होगा। तो बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 इंटू ट्वाइस2 है ना। बॉक्साइट का सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3 इंटू ट्वाइस2 है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में दर्शाया गया है, ये जो आप फिगर में देख पा रहे हैं यही है बॉक्साइट अयस्क। अभी आप इससे पहले देख पा रहे थे कि ये जो बॉक्स हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं ये कितना ज़्यादा एकदम सफ़ेद दिखाई दे रहा है ना, इस रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा देखिए कि जब हम अयस्क रूप में इसको देखते हैं तो ये हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यह स्ट्रक्चर क्या है? बॉक्साइट अयस्क का है। इसी बॉक्साइट अयस्क का हम लोग डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरेंगे, तब जाकर हमें यह एल्युमिनियम शुद्ध रूप में प्राप्त हो पाएगा, है ना। इसके अलावे कोरंडम है। कोरंडम भी एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है जिसका सूत्र होता है Al2O3। इस कोरंडम को देखिए, ये कोरंडम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये कोरंडम का है ना। ये किसका है? कोरंडम का है। ये बॉक्साइट है। ये क्या है आपका? बॉक्साइट है। ये बॉक्साइट हो गया, है ना। और ये आपका क्या है? कोरंडम। ये कोरंडम, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होइएगा, ये जो स्ट्रक्चर नीचे में दिखाई दे रहा है आपका, ये
एस्क किसका है? डायस्पोर का है। ये किसका है? डायस्पोर का है। अब देखिए इसका सूत्र भी याद करना कितना आसान है। बॉक्साइट का हम लोग याद करते हैं Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O। कोरंडम का करते हैं तो Al2O3, और डायस्पोर का करते हैं तो Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O, है ना। तो इस तरह से हम इन तीनों अयस्कों को देखते हैं, और इन तीनों अयस्क का हम लोग प्रकृति में जो उपस्थिति है इसकी वो कैसी है, किस रूप में है, वो हम लोग यहाँ इस फिगर की सहायता से देखें कि वो कैसे होती है, किस प्रकार से प्रकृति में कैसे उपस्थित होती है। और इसे हम पृथ्वी से प्राप्त करने के बाद फिर विभिन्न प्रकार के प्रोसेस से होकर गुजरते हुए अंततः एल्युमिनियम प्राप्त कर पाते हैं। आइए कुछ और अयस्क के बारे में हम लोग देखते हैं। ये है सिलिकेट अयस्क। ये जो इससे पहले देख रहे थे वो ऑक्साइड अयस्क था। अब हम लोग देख रहे हैं सिलिकेट अयस्क, अर्थात लास्ट में SiO2। अब यहाँ देखिए सिलिकेट अयस्क में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्लेरस्पार, अवरक और काओनिलाइट। अब ये देखिए फ्लेरस्पार जो है हमारा, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हो गया फ्लेरस्पार। ये इस रूप में हमें दिखाई देता है। पृथ्वी से जो प्राप्त होती है फ्लेरस्पार इस रूप में, और इसका सूत्र होगा K2O इंटू Al2O3 इंटू 6SiO2। दूसरा है अवरक। अवरक मिका, ये जो दिखाई दे रहा है हमें, इस पत्थरों को देखिए गौर से, तो यहाँ पे अवरक को, मिका को आप देखते हुए चमकदार रूप में जो दिखाई दे रहा है, इसमें इसकी उपस्थिति इन्हीं पत्थरों को, ये हमारा क्या है? ओर है, यानी अयस्क है। इस अयस्क को लेते हैं और इसी अवरक की सहायता से हम लोग एल्युमिनियम की प्राप्ति कर लेते हैं। तीसरा है हमारा काओलिनाइट। ये जो काओलिनाइट है, इस काओलिनाइट का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ना। ये स्ट्रक्चर, ये जो अवरक है वो हमें इस रूप में पत्थर के रूप में प्राप्त होता है, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं? पृथ्वी से प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रोसेस से होते हुए गुजरते हैं, और गुजर कर तब जाके हम लोग एल्युमिनियम की प्राप्ति कर पाते हैं, है ना। अब आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं इसके अन्य अयस्कों को, जैसे ऑक्साइड अयस्क देखे, उसके बाद हम लोग जस्ट इसके सिलिकेट अयस्क को देखें। अब हम लोग देखते हैं फ्लोराइड अयस्क। फ्लोराइड अयस्क के रूप में हम लोग देखेंगे क्रायोलाइट का, है ना। फ्लोराइड अयस्क के रूप में किसका देखेंगे? क्रायोलाइट का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग हम लोग शुद्रावक के रूप में भी कभी कभी करते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रायोलाइट सूत्र काफ़ी पूछता है, 3NaF इंटू AlF3। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ये फार्मूला के रूप में पूछा जाता है। अब देखिए क्रायोलाइट का संरचना को देखिए, ये है हमारा क्रायोलाइट। अब जरा से स्ट्रक्चर को देखिए, देखने पर हमें लगता है कि कहीं से भी एल्युमिनियम जो मूल रूप में दिखाई दे रहा है ऐसा है, ये इसी रूप में दिखाई देता है। और इसको प्राप्त करने के बाद फिर हम लोग उसको बाहर जैसे ही निकलता है, पृथ्वी से बाहर निकालने के बाद फिर हम लोग विभिन्न प्रोसेस से होकर गुजारने पर हम लोग उससे एल्युमिनियम शुद्धतम रूप में प्राप्त कर पाते हैं। दूसरा हमारा जो दिखाई दे रहा है सल्फेट अयस्क के रूप में, ये है एल्यूनाइट। इस एल्यूनाइट के स्ट्रक्चर को देखिए, है ना। यहाँ पे इस एल्यूनाइट के स्ट्रक्चर को देखिए कि किस तरह से ये दिखाई दे रहा है। और तीसरा है हमारा टर्किस। ये टर्किस देखिए, जैसे लग रहा है ना कि ये एक गोभी की तरह दिख रहा है ना, लग रहा है कि गोभी का फूल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वास्तव में एक पत्थर के रूप में और इस तरह से ये स्ट्रक्चर के रूप में आपको टर्किस यानी एक एल्युमिनियम का अयस्क के रूप में हमें दिखाई दे रहा है ना। तो इसके स्ट्रक्चर्स को, इसके फॉर्मूला को हम लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है बॉक्साइट अयस्क। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बॉक्साइट अयस्क। बॉक्साइट अयस्क से सबसे ज़्यादा हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। भारत में बॉक्साइट अयस्क से ही हम लोग एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है, कभी कभी जो आणविक सूत्र पूछ देते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो बॉक्साइट, कोरंडम और डायस्पोर ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसके अलावा भी आपने अन्य अयस्कों को देखा और उन अयस्कों का हमें निश्चित रूप से फॉर्मूला ध्यान रखना है, ताकि एग्ज़ाम में जब पूछे तो हम उसको
जवाब दे सकें। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम बस कुछ इम्पोर्टेंट को, जो भी आपको यहाँ दर्शाया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही दर्शाया जा रहा है और इस रूप में आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप आसानी से सिर्फ 12th एग्ज़ाम नहीं बल्कि इसके आधार पर आप नीट या इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आसानी से आपको मिल जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए उसी स्तर में तैयारी करना है हम लोग को, इसी स्तर के रूप में देखना है। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण। यहाँ से देखते हैं हम लोग एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है। तो देखते हैं ये जो हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस तरह से किया जा रहा है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके सिद्धांत क्या है, किस तरह से किया जाता है। तो देखिए भारत में बॉक्साइट एस्क से, यानी भारत में बॉक्साइट एस्क की बहुलता है, इसलिए भारत में बॉक्साइट एस्क से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ये जो बॉक्साइट एस्क है, इस बॉक्साइट एस्क को जब हम लोग पृथ्वी से प्राप्त करते हैं तो प्राप्त करने के बाद देखते हैं कि इसमें ढेर सारी अशुद्धियां हैं, लेकिन प्रमुख अशुद्धियों में देखा जाए तो Fe2O3, TiO2, SiO2 ये सभी अशुद्धि के रूप में बहुतायत रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात गैंग या आधात्रिक के रूप में कहिए तो यहाँ पर Fe2O3, TiO2, SiO2 ये सभी अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं, है ना। इन सब को दूर करके, अशुद्धि को दूर करके शुद्धतम रूप में एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए हमें 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। एल्युमिनियम को जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उस एल्युमिनियम को बॉक्साइट एस्क से एल्युमिनियम को प्राप्त करने के लिए हमें कितने चरणों से गुजरना होता है? 3 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहला चरण है शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन। शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन, ये जो आपका पास सूत्र है बॉक्साइट का Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O, इस Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O को जब आप गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर वाष्प रूप में 2 अणु वाटर चला जाता है और ये प्राप्त हो जाता है Al2O3 प्लस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में चला गया। अब ये जो Al2O3 प्राप्त हुआ, ये Al2O3 अनाद्र बॉक्साइट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अनाद्र बॉक्साइट कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा, यहाँ पे ये Al2O3 ये हो रहा है अनाद्र बॉक्साइट, है ना, ये हो रहा है अनाद्र बॉक्साइट। अब आइए दूसरा हम लोग देखें जरा सा, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला के रूप में कोरंडम को देखिए। कोरंडम का भी सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O, है ना। कोरंडम का सूत्र क्या हो जाता है? Al2O3 इंटू ट्वाइस H2O। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को अभी अभी आपने गर्म कर दिया तो ये जो Al2O3 मिला ये अनाद्र बॉक्साइट हो गया। यहाँ ये Al2O3 यदि कंप्लीट रूप से अयस्क रूप में है तो ये क्या कहलाएगा? अभी अभी आपने देखा इस स्ट्रक्चर में, जरा सा इस स्ट्रक्चर को देखिए गौर से, अभी अभी आपने देखा इस स्ट्रक्चर में कि इसका नाम क्या हो जाता है? कोरंडम हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोरंडम Al2O3, है ना, तो ये कोरंडम के रूप में है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब इस एल्युमिनियम को पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त करने के बाद, भू प्रॉपर्टी से प्राप्त करने के बाद, हम लोग विभिन्न प्रोसेस से इसके बाहर से जितनी भी अशुद्धियाँ उसको दूर करेंगे। दूर करने के बाद इसमें जो मिट्टी के ढेले उले हैं उस सबको ख़त्म करेंगे। फिर इसको क्रशर की सहायता से हम लोग छोटे छोटे रूप में लाएंगे और फिर उसको मशीन की सहायता से डस्ट रूप में ढालने के बाद उसका जब सांद्रण कर लिया जाता है तो सांद्रण करने के बाद सांद्रित रूप में वो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? सांद्रित रूप में जब आ जाएगा तब हम लोग उसका नाम क्या लिखेंगे? ये जो सांद्रित रूप में आ गया तब ये हो गया एल्यूमिना, है ना। ये क्या हो जाएगा? एल्यूमिना हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिना। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, तो वो हो जाएगा Al2O3। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रोसेस है शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन। दूसरा है शुद्ध एल्यूमिना Al2O3 का विद्युत अपघटनी
अवकरण किया जाएगा। और तीसरा होगा एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी शोधन करते हैं। इन 3 प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, 3 स्टेप से होकर गुजरते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें मिल जाता है एल्युमिनियम। तो आइए हम लोग फर्स्ट स्टेप देखें कि किस तरह से इसका हम लोग एल्यूमिना की प्राप्ति करेंगे। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है, ये जो हमारा पहला स्टेप है वो है शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन। हम ये जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से करते हैं। सबसे पहले जो डस्ट रूप में हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का अयस्क यानी बॉक्साइड है, उसको चूर्ण रूप में जो ढाले हुए हैं, इसके हम लोग जलवाष्प को पृथक कर देते हैं और पृथक करके हम लोग अनाद्र रूप में, ये जो Al2O3 है, ये अनाद्र रूप में हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ से फिर हमारा आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ क्या होता है? बॉक्साइड अयस्क से अशुद्धियों का निराकरण अत्यावश्यक होता है, जिसके लिए हम लोग कई विधियों का प्रयोग करते हैं। उनमें प्रमुख है हॉल का शुष्क विधि। ऐसे बेयर का आर्द्र विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट माना जाता है वह है हॉल की शुष्क विधि। तो आइए हम लोग देखते हैं हॉल की शुष्क विधि में किस तरह से हम लोग हॉल की शुष्क विधि के द्वारा शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन करते हैं। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं? बॉक्साइड अयस्क को चूने की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ कसकर गर्म करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ हम लोग क्या करते हैं? कसकर गर्म करते हैं, है ना। और सोडियम कार्बोनेट के साथ कसकर गर्म करने के फलस्वरूप हमें क्या मिल जाता है? सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग प्रोसेस यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अनाद्र रूप में जो है Al2O3 वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारा अनाद्र रूप में Al2O3, इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म कर रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ जो गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमें मिल जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड। अब अवशिष्ट पदार्थ को जल से धोने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट घुल जाता है और अशुद्धियाँ ज्यों की त्यों रह जाती, जिसे छानकर अलग कर दिया जाता है। अब छने हुए द्रव में 323 से 333 केल्विन पर CO2 गैस, इसके लिए इस टेम्परेचर को हमें ध्यान रखना है कि 323 से 333 केल्विन पर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे Al(OH)3 अर्थात एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है ना। और अवक्षेपित हो जाने के बाद इस अवक्षेप को छानकर सुखा लेते हैं, उसके अंदर के आर्द्रता को हटा देते हैं और इसे 1473 केल्विन ताप पर, ये जो हमारा अनाद्र रूप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसे 1473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जिससे यह शुद्ध एल्यूमिना में परिणत हो जाता है ना। क्या हो जाता है? शुद्ध एल्यूमिना में परिणत हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो अभी अभी हम लोगों ने सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त किया था, इस सोडियम एल्यूमिनेट को हम लोग जल में घोल रहे हैं, जल मिला रहे हैं उसमें, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति हो जाएगी और यहाँ पे हमें Na2CO3 की प्राप्ति हो जाएगी, यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। ये जो हमारा प्रोसेस यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो तीर देख रहे हैं दोनों ओर दिखाया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी, रिवर्सेबल रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ जो रिवर्सेबल रिएक्शन हो रहा है, डेट मीन्स इनकी सहायता से ये प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट की सहायता से रिएक्टेंट की भी हमें प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस तरह से इसको हम लोग गर्म करते हैं कि हमें ये आसानी से प्राप्त हो जाए। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं कितना पर? यहाँ आपने देखा है 1473 केल्विन ताप पर। जैसे ही 1473 केल्विन ताप पर हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें Al2O3 इंटू थ्राइस H2O मिल जाता है। यही है एल्यूमिना, यही है एल्यूमिना। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला स्टेप पार कर लिया, हमें प्राप्त क्या हो गया? एल्यूमिना, है ना। तो हम लोग क्या ले लिए? एल्यूमिना की प्राप्ति कर लिए। हमारा पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ, एल्यूमिना। अब हमारा दूसरा स्टेप है और वो है, दूसरे स्टेप को आइए देखते हैं। हमारा दूसरा स्टेप है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन।
एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन, अर्थात इस एल्यूमिना से अब हम लोग प्राप्त करेंगे क्या, एल्युमिनियम, अर्थात धातु के ऑक्साइड से अब हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे, धातु प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, ये आप जो देख रहे हैं इस तरह की व्यवस्था, हमें इस तरह की व्यवस्था करनी होती है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए जरा सा, ये एक वैद्युत अपघटनी पात्र लिया गया है ना, ये एक वैद्युत अपघटनी पात्र लिया गया है और इस पात्र में हम लोग कैथोड और एनोड की व्यवस्था किए, है ना। यहाँ हम लोग क्या किए हैं, कैथोड और एनोड की व्यवस्था कर दिए हैं। यहाँ पे ये जो कार्बन का देख रहे हैं, यहाँ नीचे से इस तरह से जो ये दिखाया जा रहा है, ये कार्बन का स्तर है। यहाँ जो इस तरह से ये दिखाया गया है, ये क्या है, कार्बन का स्तर है ना। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन का स्तर बना के दे दिए हम लोग, ठीक है। इसमें द्रवित एल्युमिनियम को डाल दिया गया। किस द्रवित एल्युमिनियम को, जो अभी अभी आपने लिया था, इसमें हम लोग द्रवित एल्युमिनियम को डाल देते हैं और तब ऊपर में एनोड की व्यवस्था करते हुए कोयले का चूर्ण यहाँ पर हम लोग जो डाल रहे हैं, इससे यह टाइट करने के लिए कोयले का चूर्ण डाल रहे हैं। यह जो हमारा पात्र है, यह वैद्युत अपघटनी पात्र लोहे का पात्र है, ठीक है। और अब इसमें वैद्युत पिघला हुआ वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। देखिए किस तरह से अभिक्रिया हो पा रही है, यहाँ विस्तार से लिखा भी हुआ है। वैद्युत अपघटन क्रिया लोहे के एक बड़े बर्तन में की जाती है, जिसे हम लोग वैद्युत अपघटनी पात्र कहते हैं। ये जो लोहे का पात्र है, इस पात्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी पात्र, वैद्युत अपघटनी पात्र। तो ये हमारा पात्र क्या कहलाएगा, वैद्युत अपघटनी पात्र कहलाएगा, जिसके अंदर कार्बन का स्तर रहता है। इस लोहे के पात्र में, वैद्युत अपघटनी पात्र में क्या रहता है, कार्बन का स्तर रहता है। ये कार्बन का स्तर ही किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। ये जो हमारा कार्बन का स्तर देख रहे हैं, यह कार्बन का स्तर ही किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और कैथोड मतलब क्या हो गया, जैसे ये कैथोड का काम करेगा मीन्स क्या करेगा, ये निगेटिव चार्ज। कैथोड क्या है, निगेटिव चार्ज, है ना। एनोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ों का व्यवहार किया जाता है। यहाँ जो छड़ लगाया गया है, यह एनोड का काम करेगा। एनोड मतलब क्या हो गया, प्लस के रूप में। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, जैसे एक बार फिर से देखिए, सेकेंड स्टेप जो हमारा है एल्युमिना का वैद्युत अपघटन। इस एल्युमिना के वैद्युत अपघटन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पात्र ले रहे हैं जो लोहे का बना हुआ पात्र है। इस पात्र को हम लोग वैद्युत अपघटनी पात्र कहते हैं, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी, इसीलिए इसे हम लोग वैद्युत अपघटनी पात्र यानी वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया होगी, इसलिए इसको हम लोग वैद्युत अपघटनी पात्र कहते हैं। और इस लोहे के पात्र में क्या होता है, तो कार्बन का स्तर किया हुआ रहता है। यही कार्बन का स्तर यहाँ पे का काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और इसमें हम लोग ग्रेफाइट का छड़ लगाते हैं। ये जो ग्रेफाइट का छड़ है वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा, है ना। ग्रेफाइट का जो छड़ है वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। और अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, उस लोहे के पात्र में, वो जो हमारा लोहे का पात्र है, उस लोहे के पात्र में क्रायोलाइट अर्थात Na3Al(F6), इस क्रायोलाइट को, इससे पहले जो हम अयस्क के रूप में देख रहे थे वहाँ भी क्रायोलाइट देखे थे, तो इस क्रायोलाइट को और फ्लोरेस्पार यानी CaF2, इस दोनों का मिश्रण लेकर उसे विद्युत धारा द्वारा गर्म करते हैं। उन दोनों का मिश्रण लेते हैं, किसका किसका, क्रायोलाइट का ले रहे हैं और फ्लोरेस्पार का ले रहे हैं। दोनों का मिश्रण तैयार करते हैं और उससे होकर विद्युत धारा सप्लाई करते हैं। 1140 केल्विन ताप पर मिश्रण पिघल जाती, 1140 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है, मिश्रण पिघल जाता है। अब इसमें शुद्ध एल्युमिना डाल दिया जाता है। उस पात्र में आप क्या करते हैं, शुद्ध एल्युमिना जो हम सांद्रित रूप में प्राप्त किए हैं, उस एल्युमिना को डाल देते हैं। वह जाने के साथ ही क्या हो जाता है, घुल जाता है। यह विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, विद्युत अपघट्य का काम इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। पिघला हुआ क्रायोलाइट द्रवणांक को कम कर देता है। क्रायोलाइट का मुख्य काम है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में अधिक टेम्परेचर न देना पड़े, यानी यहाँ जो हम लोग 1140 केल्विन ताप पर कर रहे हैं, इससे अधिक टेम्परेचर पर यह प्रक्रिया संपादित होगी। लेकिन क्रायोलाइट का उपयोग करने पर वह द्रवणांक को क्या करता है, घटा देता
है ना। तो क्रायोलेट का मुख्य काम है द्रवणांकों को घटा देना, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि एल्यूमिना से एल्युमिनियम की प्राप्ति में क्रायोलाइट का मुख्य काम है द्रव्यनांक को बढ़ा देना, द्रव्यनांकों को घटा देना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का क्या है क्रायोलाइट का काम? द्रव्यनांक को घटा देना। अब आइए नेक्स्ट में है क्या? तथा द्रव की विद्युत चालकता को भी बढ़ा देता है। यह क्या करता है? द्रव की विद्युत चालकता को भी बढ़ा देता है। इससे विद्युत अपघटन का ताप 1173 से 1223 केल्विन बना रहता है तथा इसी ताप पर विद्युत अपघटन क्रिया संपन्न हो जाती है। कैथोड पर एल्युमिनियम मुक्त होकर पात्र की पेंदी में जमा होने लगता है। कैथोड पर, क्योंकि कैथोड में आपने देखा यहाँ पे कि ये जो विद्युत अपघटनी पात्र है लोहे का बना हुआ, उस लोहे के बने हुए विद्युत अपघटनी पात्र में यहाँ पर कार्बन का यह स्तर है। इस कार्बन के स्तर को ही हम लोग किस रूप में देख रहे हैं? कैथोड के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कैथोड पर एल्युमिनियम मुक्त होकर पात्र की पेंदी में जमा होने लगता है। पात्र के नीचे के छेद से इसे समय समय पर बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जो हमारा पात्र है, इस पात्र में आप स्पष्ट देख पा रहे थे कि यहाँ पर एक छिद्र का प्रयोग किया गया है। तो इस छिद्र से एल्युमिनियम को क्या किया जाता है? क्रमिक रूप में निकालते रहते हैं हम लोग, निकाल लिया जाता है ना। समय समय पर बाहर निकाला जाता है। एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है। एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है। एनोड पर कार्बन इस ऑक्सीजन में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एनोड धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, जिसको समय समय पर बदल दिया जाता है ना। वो जो ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं एनोड के रूप में, उसको समय समय पर हम लोग बदलते रहते हैं और इस प्रकार से हम लोगों को क्या हो जाता है? ये एल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाती है। देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है, ये जो Al2O3 है वो क्या होगा? ये टूटेगा Al+++ में और 3O- में। क्योंकि हम सभी जानते हैं ये जो हमारा Al है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13, 2, 8 और 3। तो ये क्या हो जाएगा? Al+++ में टूटेगा और ऑक्सीजन जो है 8 यानी 2 और 6, है ना। तो ये जब भी होगा तो ऑक्सीजन 2 माइनस में यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो यहाँ पर ये Al2O3 टूट रहा है, विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप ट्वाइस Al+++ प्लस थ्राइस O- की प्राप्ति हो जाती है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा है, देखिए यहाँ पे ट्वाइस Al+++ है, इसको अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसको क्या कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाती है ना। और ऑक्सीजन के साथ हम लोग यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। यही ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्रमशः कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। यही आगे चलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ हम लोग एल्युमिना से क्या कर लेते हैं? एल्युमिनियम की प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एल्युमिना से क्या कर रहे हैं? एल्युमिनियम की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाती है। अब वो जो हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त किए हैं, उस एल्युमिनियम में अभी भी कुछ अशुद्धियां हैं। वो जो हमारा एल्युमिनियम अभी अभी प्राप्त हुआ वो 99.5% ही शुद्ध है, अर्थात 0.5% अभी भी उसमें अशुद्धियां हैं और उन अशुद्धियों को अब दूर करने की आवश्यकता है। उसमें अशुद्धि में क्या क्या है? लोहा है और सिलिकॉन के कण हैं। तो उस लोहा और सिलिकॉन को हटाना है, तभी जाकर हमारा एल्युमिनियम क्या होगा? शुद्ध हो पाएगा। तो तीसरा स्टेप हम लोग अब करेंगे एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। हमारा तीसरा स्टेप क्या है? एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। तो आइए हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम का जो शुद्धिकरण किया जाता है। जिस तरह से आपने इसका देखा कि
किस तरह से हम लोग एल्यूमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ भी अपकरण प्रोसेस का उपयोग किया जाएगा और उसी प्रोसेस की सहायता से हम एल्युमिनियम को शुद्धतम रूप में प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर आप पात्र देख पा रहे हैं, इस तरह की पात्र की रचना बनी हुई है ना। और इसमें देखिए क्या है, ऊपर की विधि से प्राप्त एल्युमिनियम 99.5% शुद्ध होता है। अभी भी इसमें लोहा और सिलिकॉन अशुद्धि के रूप में उपस्थित है। अत्यंत शुद्ध एल्युमिनियम हूप की विधि से, किसकी विधि से? हूप की विधि से। ये कभी कभी पूछता है कि एल्युमिनियम को जो शुद्धतम रूप में लाते हैं वो किस विधि से लाते हैं, तो एल्युमिनियम शुद्धतम रूप में हूप प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। इसमें लोहे का एक बड़ा बर्तन होता है जिसके भीतर कार्बन का स्तर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये लोहे का एक बड़ा सा पात्र है। इस लोहे के बड़े से पात्र में यहाँ पर कार्बन का स्तर किया हुआ है ना। ये क्या है? कार्बन का स्तर किया हुआ है ना। तो ये कार्बन का स्तर यहाँ दिखाया जा रहा है। ये लोहे का बड़ा सा पात्र है। इसकी पैंदी पर अशुद्ध एल्युमिनियम रहता है जो एनोड का कार्य कर रहा है ना। एनोड का जो यहाँ काम कर रहा है वह कौन सा है? अशुद्ध एल्युमिनियम है, जो अभी अभी आपने प्राप्त किया, अर्थात 99.5% जो शुद्धतम रूप में एल्युमिनियम प्राप्त किया, जिसमें 0.5 अशुद्धि बची हुई है, वो एल्युमिनियम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अशुद्ध एल्युमिनियम वो यहाँ पर हम लोग देते हैं। वो किस रूप में काम कर रहा है? एनोड के रूप में काम कर रहा है ना। और इसके ऊपर क्रायोलेट तथा बेरियम फ्लोराइड का मिश्रण विद्युत अपघटन के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं हम लोग। ये जो उपयोग कर रहे हैं क्रायोलाइट और बेरियम फ्लोराइड, इसके पीछे एक ही मकसद होती है कि अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न हो सके। सबसे ऊपर शुद्ध तथा पिघला हुआ एल्युमिनियम रहता है जो कैथोड का कार्य करता है। यहाँ पर इसमें ऊपर से क्या करें, देखिए यहाँ से अशुद्ध एल्युमिनियम को प्रवाहित किया जा रहा है और यहाँ पे शुद्ध द्रवित एल्युमिनियम जो कैथोड की भांति काम करेगा वो यहाँ पे दिया जाता है ना। ये यहाँ दिया जा रहा है। ये एल्युमिनियम हम लोग बाहर से लेते हैं। जैसे आपने देखा था कल के क्लास में कि जब हम लोग धातु का रिफाइनिंग करेंगे, शोधन करते हैं, तो शोधन करने पर क्या करते हैं, एक जो अभी अभी आपने अयस्क से शुद्धतम रूप में प्राप्त किया जिसमें कुछ अशुद्धियाँ बची हुई है वो लेते हैं, और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी धातु का, जैसे अभी यहाँ एल्युमिनियम का कर रहे हैं तो एल्युमिनियम का ले रहे हैं, लोहा का करेंगे तो लोहा का लेंगे, कॉपर का लेंगे तो कॉपर का, तो जिसका हम लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं, यहाँ एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का ले रहे हैं, उसी धातु का फिर हम शुद्धतम रूप में एल्युमिनियम का पिघला हुआ रूप ले लेते हैं जो कैथोड कहलाता है ना। और ऐसा करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा सप्लाई करते हैं। जैसे विद्युत धारा सप्लाई करते हैं, एल्युमिनियम निकलकर ऊपर की कैथोड वाली सतह में चला आता है और उसी के तुल्य एनोड से एल्युमिनियम निकलकर मध्य सतह में चला जाता है और अशुद्धियाँ ज्यों की त्यों रह जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि कैथोड और एनोड पर शुद्ध और अशुद्ध, तो शुद्धतम रूप में जो हमारा एल्युमिनियम है वो हमारा प्राप्त हो जाता है, जबकि अशुद्धियाँ जो होती है वो जस का तस रह जाती है, उस पर विद्युत विच्छेदन का कोई स्थिति नहीं हो रहा है, वो जस का तस रह जाता है। फलस्वरूप हमें शुद्धतम एल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाती है, जो एक विशेष प्रकार के छिद्र की सहायता से हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। ये जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरह से शुद्धतम एल्युमिनियम को बाहर प्राप्त कर लेते हैं और जो अशुद्धियाँ रहती है वो पात्र में ही बनी रहती है, जिसे समय समय पर बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ देखिए 99.98% अब हमें शुद्धतम एल्युमिनियम प्राप्त हो गया। यहाँ शुद्ध एल्युमिनियम जो हमें प्राप्त हुआ, जो उपयोगी है, अब इसका उपयोग विभिन्न आयामों में हम कर सकते हैं, ये हमें प्राप्त हुआ। इसकी भी शुद्धता का दर देखिए 99.98%, अर्थात इसमें भी 0.02% अशुद्धियाँ हैं जो अब निकालना नहीं है, क्योंकि इसी रूप में हम लोग इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो इस तरह से हमारा एल्युमिनियम का शुद्धिकरण समाप्त हुआ और हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति हो गई, है ना। आपने क्या देखा कि हम लोग एल्युमिनियम से, ये जो हमारा एल्युमिनियम पी ब्लॉक का एलिमेंट, ये जो हमारा एल्युमिनियम है पी ब्लॉक का एलिमेंट, जो ग्रुप 3A और 13 वर्ग से संबंधित पीरियड, हमारा तीसरा पीरियड इससे संबंधित, इसे हम लोग शुद्धतम रूप में लाने के लिए हम लोगों ने इसके विभिन्न अयस्कों को देखा, है ना। इन अयस्कों को देखा,
ढेर सारे अयस्कों को देखा और ढेर अयस्कों के बाद उसके सारे कलर्स को देखा। उसके बाद हम लोग भारत में जो यूज़ किया जाता है, भारत में जो अयस्क पाया जाता है उसके आधार पर, अर्थात भारत में बॉक्साइट अयस्क पाया जाता है, उसी बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। इसे हमने देखा कि ये बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति 3 स्टेप से होकर होगा। शुद्ध एल्यूमिना का उत्पादन, शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपकरण, जिसमें क्या होगा कि ये जो Al2O3 हैं, ये जो हमारा Al2O3 है, एल्यूमिना है, इसकी सहायता से आपने क्या देखा कि एल्यूमिना प्राप्त हो गया। इस एल्यूमिना में क्या था, 99.5% शुद्धतम रूप थी, 0.5% अशुद्धि थी, है ना। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए फिर हम लोग एल्युमिनियम का विद्युत अपघटनी शोधन करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिल जाता है, एल्युमिनियम शुद्धतम रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम, है ना। इससे हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम। अब आइए एल्युमिनियम का उपयोग देखें। ये तो आप लोग सभी जानते ही होइएगा कि ये हमारा एल्युमिनियम का उपयोग क्या है, बहुआयामी इसका उपयोग है। हमारे दैनिक जीवन में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। एल्युमिनियम चूँकि हल्की धातु होती है, इसीलिए देखिए एल्युमिनियम तथा इसकी मिश्र धातुएं वायुयान, मोटर आदि बनाने में व्यवहार किया जाता है। वायुयान भी बनाते हैं, मोटर के डिफरेंट टाइप के पार्ट्स सब बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है एल्युमिनियम। ये घरेलू बर्तन बनाने में, एल्युमिनियम का बर्तन आप निश्चित देखे होइएगा। एल्युमिनियम के बर्तन में हम लोग विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं। एल्युमिनियम का पात्र होता है भोजन बनाने वाला, भोजन खाने वाला भी एल्युमिनियम के पात्र होते हैं। एल्युमिनियम का हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए विद्युत संचालन हेतु भी इसका प्रयोग करते हैं। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज आदि धातुओं के ऑक्साइडों के अपकरण में एल्युमिनियम का व्यवहार किया जाता है। यानी हम लोग लोहा का, क्रोमियम का, मैग्नीज का जब धातु के ऑक्साइड से एल्युमिनियम की प्राप्ति करते रहेंगे तो वहाँ अवकारक के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तर, यानी चूँकि इसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का रूप पाया जाता है, तो इसे हम पतला से पतला पत्थर के रूप में बनाते हैं और उसे मिठाई, सिगरेट आदि को लपेटने के काम में लाते हैं। सिगरेट के ऊपर में एल्युमिनियम की परत, सिगरेट के ऊपर में जो एक पेपर से सिगरेट को लपेटा जाता है, उसके ऊपर में एल्युमिनियम की परत रहती है, पत्थर बना के देते हैं। मिठाई के ऊपर में भी मिठाई की चमक थोड़ा बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम की परत एकदम इतना ज़्यादा पतला होता है कि उसको हाथ से छुइए तो हाथ में पूरा वो मिक्स हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ भी इसका पत्थर के रूप में यूज़ करते हैं। थर्मिट विधि द्वारा धातु के कुछ ऑक्साइडों को धातु में अवकरण के रूप में अपकृत करने में करते हैं। अर्थात एल्युमिनियम एक बेहतरीन अवकारक के रूप में कार्य करता है। एल्युमिनियम के महीन चूर्ण का उपयोग जंग रोधी पेंट बनाने में किया जाता है ना। ये जो एल्युमिनियम है, उस एल्युमिनियम के महीन चूर्ण से हम लोग जंग रोधी पेंट बनाते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है, तो जंग नहीं लगते। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्युमिनियम के ढेर सारे उपयोग, और हम लोग देखते भी अपने आसपास की ज़िंदगी में भी कि एल्युमिनियम के काफ़ी ज़्यादा उपयोग हैं। इससे एल्युमिनियम का तार और भी हम लोग देखते हैं, चूँकि ये विद्युत धारा का सुचालक होता है ना। तो आज आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में जाना कि एल्युमिनियम धातु को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट की सहायता से 3 स्टेप से होकर गुजरते हुए अंततः हम लोग शुद्धतम रूप में 99.98% शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति कर लेते हैं। और उस एल्युमिनियम का आपने उपयोग भी जाना कि एल्युमिनियम का उपयोग क्या है। आज का क्लास हम लोग अब यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट डे दूसरे धातु को लेकर उपस्थित होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कॉपर और जस्ता दोनों धातु को लेकर उपस्थित होंगे। कल के लाइव क्लास के लिए हम लोग देखेंगे उन दोनों धातुओं को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।